नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्री में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन के सौतेले चाचा जयेश रावत कंपनी पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ तक कि अध्यक्ष की पोस्ट भी हथिया लेते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाता। तभी कंपनी में किसी अनजान इंसान की एंट्री होती है। एक कार का काफिला कंपनी के बाहर आकर रुकता है, जिसमें से कुछ गार्ड्स बाहर निकलते हैं और वो कस्टमाइज्ड BMW कार का दरवाजा खोलते हैं, जिनमें से एक उम्रदराज आदमी और औरत निकलते हैं। हालांकि उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही फिट रखा हुआ था। दिखने में उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वह लोग बिना किसी को देखे कंपनी में चले गए। तभी कुछ गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आए, लेकिन उस आदमी के गार्ड उन सबको हटा दिया। जैसे ही वह अंदर आए, एक गार्ड्स वहां घूम रहे एक एम्प्लॉय को पकड़ते हुए बोला, अध्यक्ष की मीटिंग कहाँ हो रही है। वह एम्प्लॉय पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने वहां खड़े इंसान को देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो वह डर गया, क्योंकि वहां खड़ा हुआ इंसान जिसे उसे जाना पहचाना लगा हो, और वो अविश्वास से ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोला, 32 फ्लोर्स। इसका मतलब था मीटिंग वहां हो रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वह सभी लोग मीटिंग हॉल की ओर चले गए। वहीं मीटिंग हॉल में अब आखिरी फैसले का वक्त हो चुका था। जैसे रावत तो पहले ही बता चुका था कि वह CEO और अध्यक्ष की पोस्ट ले रहा है, इस वजह से हर कोई बस आगे बढ़ सकता था। तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और एक रौबदार आवाज आई, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है कंपनी पर कब्जा करने की। इस आवाज को सुनकर हर किसी की नजरें वहां चली गई, लेकिन जयेश रावत, जो अब खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझ रहा था, वह बिना देखे गुस्से में बोला, कौन है जो मेरी इजाजत के बिना अंदर आ गया। तुम्हें पता नहीं है अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। इतना बोलकर वह गुस्से में पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे खड़े हुए इंसान को देखकर वह डर से कांपने लगा। वहां खड़े शेयर होल्डर भी अपनी जगह पर डर से खड़े हो गए थे। उन्हें अपने सामने के नज़ारे पर यकीन नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा तो सदमे में मिनल देवी थी। वह डरी हुई नजरों से सामने खड़े हुए इंसान को देख रही थी। यह कोई और नहीं, हर्षवर्धन के पिता राजवीर रावत और उसके मां सीमा रावत थी। दरअसल हर्षवर्धन की मौत की खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी, और उन्हें ये न्यूज़ सुनकर इतना डर लगा कि वह बिना कुछ सोचे समझे वापस आ गए, क्योंकि वह अनाया को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब से यह न्यूज़ आई थी, तब से अनाया भी गायब थी, और उसके किसी आदमी को भी इस बारे में कोई ज्यादा खबर नहीं थी। इसलिए वह डर से बाहर आ गए थे। उन्होंने तुरंत हर्षवर्धन के सेक्रेटरी रजत को कांटेक्ट किया, लेकिन उनसे भी उससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो उसने अपने कनेक्शन लगाए और कंपनी में क्या चल रहा है इस बारे में पता किया। सब कुछ सुनने के बाद वह गुस्से से बौखला चुके थे और वह सीधे ही कपड़े आने के लिए निकल गए। पिछले कुछ वक्त से वह बस हर्षवर्धन के बारे में पता करवा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला था। लेकिन वह इतनी आसानी से जयेश रावत को जीतने नहीं देना चाहते थे। दरअसल वह कुछ हफ्ते पहले ही ठीक हुए थे, लेकिन उनकी फुल रिकवरी के बाद ही वह वापस लौट के बारे में सोच रहे थे, और वापस जाने के लिए भी उन्हें खास मौके की जरूरत थी। वह अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन की मौत ने उसे सरप्राइज कर दिया, और वह बिना कुछ सोच समझ वापस आ गए। और कंपनी में आते ही उन्होंने सबको उसकी औकात दिखा दे हो। धीमे धीरे चल के वो आगे आए और झुककर मिलन देवी का आशीर्वाद लिया। सीमा रावत ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन लोगों की आंखों में नमी आ गई थी। इतने सालों के बाद अपनी मां को देखकर पहले ही मिलन देवी खुद को कितना ही कठोर क्यों ना दिखा ले, और वह परिवार के लिए ही सब कुछ करती हो, लेकिन आखिरकार खून पानी से ज्यादा गहरा होता है। मतलब वह अपने ही बेटे को कैसे प्यार नहीं करती। इतनी सख्त औरत होने के बाद भी वो रोने लगी। वह अपने बेटे को गले लगाकर रोते हुए बोली, तुम सच में जिंदा हो, तुम कहाँ चले गए थे। ये कहते हुए उन्होंने कांपते हाथों से राजवीर रावत का चेहरा पकड़ लिया। वही बाकी सब भी इस नज़ारे को अपनी आंखों में बसा रहे थे। सीमा रावत तो अपनी सास को गले लगाकर रोने लगी थी। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल शांत हो गया, और राजवीर रावत अपनी मां को शांत करवाते हुए बोले, अब शांत हो जाए, आगे यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगी। ये सुनकर मीनल देवी दर्द भरी आवाज में बोली, कोई फायदा नहीं है बेटा, मैंने तुम दोनों की निशानी को खो दिया, मैंने अपने हर्षवर्धन को खो दिया। इतना बोलकर वह सिर झुका लेती है और उनकी आंखों से एक आंसू का कतरा बह जाता है।
ये सुनकर तो वह दोनों भी मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें भी सच में ऐसा ही लग रहा था कि हर्षवर्धन इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में वह अनाया की काबिलियत को जानते थे और उन्हें पता था कि अनाया अगर उन्हें जिंदा रख सकती है तो वह तो हर्षवर्धन से प्यार करती थी, तो बोला वह उसे कैसे कुछ होने दे सकती है। और अब तक वह अनाया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तब तक वह मानना नहीं चाहते थे कि हर्षवर्धन इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर मिलन देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो यही मान चुकी थी कि हर्षवर्धन अब इस दुनिया में नहीं रहा और वह काफी उदास हो चुकी थी। तभी राजवीर रावत वहां बैठे हुए शेयर होल्डर की वह देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोला, ठीक है चलो हम मीटिंग शुरू करते हैं। तभी जयेश रावत अपने चेहरे पर आई हुई नफरत को छुपाते हुए प्यार से बोला, भैया आप आ गए। आप इतने साल कहाँ चले गए थे? हमें तो लगा आप इस दुनिया में ही नहीं रहे। इतना बोलकर वह आगे आया और अभी राजवीर रावत को गले लगाने ही वाला था तो राजवीर रावत 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। इस तरह करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इस बात को छोड़ दो कि तुमने इन सालों में क्या किया था। अभी के लिए ये देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या चल रहा है। जयेश रावत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोला, भैया कुछ नहीं हो रहा है। वो हर्षवर्धन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम कंपनी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अभी के लिए कंपनी को मैं ही संभाल लेता हूँ। आप अभी अभी लौटे हैं, आपको तो मोम के साथ वक्त बिताना होगा और आप कंपनी की चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ मैं देख लूँगा। वैसे भी सालों से आप यहाँ मौजूद नहीं थे, तो आपको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। ये सुनकर राजवीर रावत इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता है कंपनी की और उससे भी ज़्यादा मेरी, लेकिन तुम चिंता मत करो। शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाना पड़ता, बिजनेस हमारे खून में दौड़ता है और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मैं कितना दूर हूँ या नहीं हूँ। कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मिलते ही मैं कंपनी को वापस संभाल सकता हूँ। पहले की यह, अभी मेरा बेटा यहाँ मौजूद नहीं है और मुझे लगता है मुझे उसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। फिर सबकी ओर देखकर कठोर आवाज में बोला, आज से ही कंपनी का सीईओ में बनेगा और जैसा कि मॉम अध्यक्ष है तो वह कभी कभी कंपनी में आ जाएगी। क्या किसी को कोई ऐतराज है? इतना बोलकर वह हर किसी की ओर देखने लगा। इस वक्त उसके आसपास का ओरा काफी खतरनाक हो चुका था। जाहिर सी बात है हर्षवर्धन के पिता थे तो वह कोई मामूली सख्त नहीं होंगे। वह तो बस परिवार के लिए ही नर्म दिल रहते थे, बाकी लोगों के लिए तो वह भी हर्षवर्धन की तरह ही खतरनाक थे। हालांकि हर्षवर्धन उनसे भी 2 कदम आगे था। वही राजवीर रावत की बात सुनकर कुछ शेयर होल्डर मना करना चाहते थे और उनके चेहरे पर साफ साफ ये दिख भी रहा था, क्योंकि वह पहले ही काफी आगे बढ़ चुके थे और अगर वह अभी राजवीर रावत को कंपनी दे देते तो जयेश रावत नाराज हो जाता। उसे भी ज्यादा राजवीर को हटाने का कोई तरीका खोजना, क्योंकि वह पहले ही गद्दारी कर चुके थे। इसलिए एक शेयर होल्डर खड़ा हुआ और अपने गंभीर आवाज में बोला, हमें पता है कि आप अध्यक्ष के बेटे हैं, लेकिन आप सालों से गायब थे और आपके बारे में हमें अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। हमें तो लगा था आप इस दुनिया में ही नहीं रहे। अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मिस्टर जयेश रावत कंपनी संभाल ले। ये सुनकर राजवीर रावत उसे घूरते हुए बोला, भूलो मत अभी भी मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और रही बात सीईओ बनने की तो वो तुम अकेले डिसाइड नहीं करोगे। तभी बाकी शेयर होल्डर भी राजवीर रावत का साथ देने लगे, जिसे देखकर राजवीर रावत को गुस्सा आया। वो मुठिया कसते हुए बोला, भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए मैं ही सब कुछ देख लेता हूँ। आगे क्या कहते हैं हम बाद में आगे सोचेंगे। क्या राजवीर रावत कंपनी को बचा पाएगा और क्या हर्षवर्धन वक्त पर वापस लौट आएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।